नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक घोटाले की। 25,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कई नेता और अजित पवार महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर थे। 2007 से 2010 के बीच कुछ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और स्पाइनिंग मिल्स को लोन दिए गए। लोन देते वक्त बैंक के नियमों का पालन नहीं किया गया। कंपनियों की खराब स्थिति के बावजूद लोन देना, लोन के संबंध में गारंटी नहीं लेना, लोन की रिकवरी में लापरवाही बरती गई और जब ये कंपनियां डूबने लगी तो इनका ऑक्शन करके इन्हें रिजर्व प्राइस से कम कीमत पर रिलेटिव को बेच दिया गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 1070 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2009-10 की ऑडिट रिपोर्ट में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को डी ग्रेड अवार्ड किया जाता है, क्योंकि बैंक विभिन्न पैमानों में 100 में से 31 अंक हासिल कर पाती है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि बैंक को एनपीए की वजह से 1070 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। उसके बाद नाबार्ड की 2010 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी इन इरेगुलरिटीज़ को पॉइंट आउट करती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जिसकी 2011 की रिपोर्ट कुछ खुलासे करती है। एक अकोला जिला सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड नाम की कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को 17.10 करोड़ रुपए में बेचा गया, जबकि उसकी रिजर्व प्राइस 25.16 करोड़ रुपए थी। 2. श्री कोंडेश्वर सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड नाम की कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को 14.01 करोड़ रुपए में बेचा गया, जबकि उसकी रिजर्व प्राइस 17.10 करोड़ रुपए थी। 30 दिसंबर 2009 को ये कंपनियां खरीदार पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से बेची गई थी। इन रिपोर्ट में कुछ लोन डिफ़ॉल्टर्स का भी खुलासा होता है। एक, कांग्रेस नेता अमरीश पटेल की एक स्पाइनिंग मिल का 182 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट। 2, कृषि मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल के परिवार की शुगर फैक्ट्री का 175 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट। 3, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के परिवार की एक शुगर फैक्ट्री का 31 करोड़ का डिफ़ॉल्ट। 4, वन मंत्री पतंग राव कदम की शुगर फैक्ट्री का 100 करोड़ का डिफ़ॉल्ट। जल संसाधन मंत्री रामराजे नाइक निम्बालकर की एक शुगर फैक्ट्री का 16 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट। नाबार्ड की इंस्पेक्शन रिपोर्ट और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर साल 2011 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया और इस मामले की देखरेख के लिए 2 प्रशासकों की नियुक्ति की। इतना सब होने के बावजूद भी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। 2015 में एक्टिविस्ट सुरेंद्र अरोड़ा ने मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज नहीं होने पर एक्टिविस्ट सुरेंद्र अरोड़ा हाई कोर्ट से मदद की गुहार लगाते हैं। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। लगभग 4 साल बाद 22 अगस्त 2019 को हाई कोर्ट मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को 5 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 26 अगस्त 2019 को अजीत पवार समेत 70 लोगों पर इंडियन पीनल कोड की धारा 34, धारा 406, धारा 409, धारा 420, धारा 465, धारा 467, धारा 468, धारा 471, धारा 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और सरफेसी एक्ट की धारा 29 के तहत महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 1070 करोड़ रुपए के लॉस के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। इसमें पीडब्ल्यूपी पार्टी के नेता जयंत पाटिल और कई बैंक अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। अभियुक्तों की तरफ से हाई कोर्ट के ऑर्डर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को रद्द कर देता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से सिर्फ 1 महीने पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है। 25 सितंबर 2019 को ईडी ने अजीत पवार, शरद पवार और कई राजनेताओं और अधिकारियों के खिलाफ 25,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। अक्टूबर 2019 को महाविकास अघाड़ी की सरकार में अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कुछ समय बाद 10 सितंबर 2020 को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने हाई कोर्ट में अजीत पवार समेत 70 लोगों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजिंग समरी रिपोर्ट जमा करवाई। ईडी ने इस रिपोर्ट का 5 अक्टूबर 2020 को विरोध किया। याचिकाकर्ता ने भी उसका विरोध किया। 26 नवंबर 2020 को ईडी की याचिका खारिज कर दी गई।
27 फरवरी 2021 को एक्टिविस्ट इस केस को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से सीबीआई में ट्रांसफ़र करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को लिखित जवाब देने का आदेश देती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने का विरोध करती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की तरफ से ये केस बंद कर दिया गया। ईडी ने इस घोटाले के संबंध में 1 जुलाई 2021 को जरंडेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेड नाम की कंपनी की 65.75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी शामिल है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 2010 में जरंडेश्वर सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड कंपनी का रिजर्व प्राइस से कम कीमत पर ऑक्शन किया था। गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इसे खरीद लिया और खरीदने के तुरंत बाद इसे जरंडेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेड को लीज पर दे दिया। गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसे खरीदने के लिए जो पैसा था वो स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड से आया था। स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अजीत पवार और उनके परिवार से संबंधित है। चार्जशीट ये भी कहती है कि जरंडेश्वर सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड को एक टूल के रूप में प्रयोग करके 700 करोड़ का लोन लिया गया, जिसे अन्य गतिविधियों में डाइवर्ट कर दिया गया। 28 फरवरी 2022 को ईडी ने इस मामले में 94 एकड़ की ज़मीन जब्त की, जो प्रदीप्त तानपुरे और अन्य लोगों से संबंधित थी। 18 अक्टूबर 2022 को मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग फिर से पहुंच जाते हैं स्पेशल कोर्ट और केस को रीओपन करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति लेते हैं। 5 अप्रैल 2023 को इस मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की, लेकिन अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनीता पवार का नाम इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं अजीत पवार और भाजपा के कारनामों की। 2014 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनते ही अजीत पवार के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन सेक्शन की जाती है। देवेंद्र फडणवीस किसी चुनावी रैली में ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि चुनाव के बाद अजीत पवार जेल जाएंगे और चक्की पीसेंगे, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद भाजपा एनसीपी के साथ गठबंधन करती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सरकार 3 दिन चल पाती है, दोबारा सरकार बनती है और अजीत पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग अजीत पवार को क्लीन चिट दे देती है। 2022 में शिवसेना के टूटने से सरकार गिर जाती है। शिंदे गुट भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग फिर से केस रीओपन करती है और फिर खबरें आती हैं कि अजीत पवार भाजपा को समर्थन देने वाले हैं। कई भाषणों में मोदी जी की तारीफ करते दिखाई देते हैं। 5 अप्रैल 2023 को ईडी चार्जशीट फाइल करती है, लेकिन अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम शामिल नहीं करती। और जुलाई 2023 को अजीत पवार अपनी पार्टी से अलग होकर भाजपा को समर्थन देते हैं और फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गला फाड़ के चिल्लाने वाली भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी भ्रष्टाचारी से हाथ मिला सकती है। भ्रष्टाचार से नफरत तो बस दिखावा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल JH मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं।